सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति वर्मा आपकी पाठ्यक्रम समन्वयक हूँ। आशा है आप अच्छे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं और विशिष्टताएं एवं उसके कार्य के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हम ओवरव्यू देखेंगे। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक कंप्यूटर सिस्टम को मोटे तौर पर चित्र में दिखाए गए 4 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग कार्यक्रम, उपयोगकर्ता। हार्डवेयर बुनियादी कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम उस तरीके को परिभाषित करते हैं जिसमें इन संसाधनों का उपयोग उपयोगकर्ताओं की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच हार्डवेयर के उपयोग से संपर्क और समन्वय करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम की अलग अलग प्रकृति के लिए अलग अलग होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण और उनके उपयोग के कारण भिन्न होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मध्यवर्ती या एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। एक कॉलेज छात्र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर मौजूद ज्ञान के भंडार तक पहुंच की अनुमति देता है। एक छात्र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है जिस पर वह इंटरनेट ब्राउज़र कर सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम विकसित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है। एप्लीकेशन पैकेज का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम केवल सॉफ्टवेयर है जो उसके लिए पैकेज का उपयोग करना संभव बनाता है। जो उपयोगकर्ता एप्लीकेशन पैकेज का उपयोग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें पैकेज का उपयोग करने में मदद करता है और इसे उपयोग करना आसान और सुविधाजनक बनाता है। कंप्यूटरकृत रासायनिक संयंत्र में एक तकनीशियन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का उद्देश्य घटक है जो संयंत्र और नियंत्रित करता है। कंप्यूटरकृत संयंत्र में तकनीशियनों के लिए वे ऑपरेटिंग सिस्टम को सब कुछ देखते हैं जो संयंत्र को नियंत्रित करता है। जैसा इस प्रकार हमारी चर्चा से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यवर्ती या एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स एलोकेटर के रूप में भी जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में कई संसाधन होते हैं, सीपीयू, समय प्रबंधन, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम इन संसाधनों का प्रबंधन करता है और उन्हें विशिष्ट प्रोग्रामों और उपयोगकर्ताओं को उनके कार्यों के लिए आवश्यक रूप से आवंटित करता है। इन संसाधनों को इस तरह आवंटित किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम निष्पक्ष और कुशलता से संचालित हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि यह त्रुटियों और कंप्यूटर के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए उपयोगकर्ता प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट उपकरणों के संचालन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर निम्नलिखित 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर कम विशेषाधिकार वाली स्थिति में प्रक्रियाओं को चलाकर और सेवा कॉल प्रदान करने इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं। जो उच्च विशेषाधिकार स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को आमंत्रित करते हैं। प्रक्रियाओं को संसाधन आवंटित करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है कि प्रक्रियाएं संसाधनों तक कैसे पहुंच सकती है। एक सुखद और प्रभावी उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करें। उपयोगकर्ता यूज़र इंटरफेस के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है और आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लुक एंड फील में रुचि रखता है। यूज़र इंटरफेस के सबसे महत्वपूर्ण घटक कमांडर इंटरप्रेटर, फाइल सिस्टम, ऑनलाइन मदद और एप्लीकेशन एकीकरण है। हालिया रुझान तेजी से एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की ओर रहा है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर कई प्रक्रियाओं की गतिविधियों को शामिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख सुविधाएं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सुविधाएं होती हैं जो यूज़र को प्रदान की जाती है। हालांकि कुछ सुविधाएं सामान्य हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सुविधाएं। पहली, बिजली चालू होने पर कंप्यूटर संचालन स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
आवश्यक अनुपालनकर्ताओं के लिए उनके साथ उपयोगकर्ता प्रोग्रामों कार्यक्रमों को लोड करना और शेड्यूल करना, इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम निष्पादन को नियंत्रित करना, शेड्यूलिंग प्रक्रिया, फाइलों का प्रबंधन और हेरफेर करना, टास्क और फाइलों के उपयोग के लिए सुरक्षा प्रदान करना, लेखांकन संसाधन उपयोग। ये सारी सुविधाएं थी जो एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन कैसे किया जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी प्रभावशीलता दिखाने के लिए कई कार्य होते हैं। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लक्ष्यों में भिन्नता के बावजूद कई कार्य सामान्य हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं की एक सूची बनाना, सिस्टम के साथ सभी संसाधनों की एक सूची तैयार करना, सक्रिय उपयोगकर्ताओं की सूची बनाने के बाद यानी सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं की भी सूची बनाना, सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की एक सूची तैयार रखना और सुनिश्चित करना कि उन्हें सीपीयू का पर्याप्त ध्यान मिले। ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधन प्रबंधन और विस्तारित मशीनों के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे देखते हैं? सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम और विस्तारित मशीनों के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को एक वर्चुअल मशीन प्रदान करता है जो उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक है। संरचनात्मक रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मोनोलिथिक सिस्टम, परतों के पदानुक्रम, एक वर्चुअल मशीन सिस्टम, एक एक्सोकर्नल या क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करके डिज़ाइन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल अवधारणाएं, प्रक्रियाएं, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, फाइल सिस्टम और सुरक्षा है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं को कैसे लोड करता है? इस अनुभाग में हम देखते हैं कि जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में दो तरीकों से लोड किया जा सकता है। पहला, यह रोम से पहले से ही मौजूद होता है। दूसरा, कंप्यूटर चालू होने पर इसे डिस्क से लोड किया जाता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में पहले से मौजूद है तो प्रोसेसर चालू होते ही यह नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। यह विधि छोटे उपकरणों और मैनुअल प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम अपेक्षाकृत सरल और छोटा है। अधिक जटिल प्रणालियों के लिए इसे द्वितीय मीडिया पर संग्रहित किया जाता है और कंप्यूटर चालू होने पर कंप्यूटर मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम का लाभ यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में परिवर्तन करना और लागू करना आसान होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति या संगठन द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, प्रक्रिया, डेटा और ऑपरेटर उपयोगकर्ता या बाहरी दुनिया के साथ संचार का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले तत्वों के बीच संसाधनों और संचार को नियंत्रित करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं? आज हम देखेंगे। पहली विशेषताएं हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा प्रोसेसर है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रबंधित करता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराता है, भंडारण के भीतर डेटा को कैसे स्थित किया जाता है यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही सुनिश्चित करता है। प्रोसेसर को कैसे नियंत्रित किया जाता है, सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों को त्रुटि से कैसे बचाया जाए, ये सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के आदेशों को क्रियाओं में परिवर्तित करता है, तो यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ता सुविधाजनक और कुशल तरीके से प्रोग्राम निष्पादित कर सके। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित 4 ऑपरेशंस करता है। पहला, मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन और फाइल प्रबंधन। चित्र में हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता के बारे में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4। फंक्शन 1 जो है मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन है। यह खाली स्थान को देखना, प्रक्रिया के लिए आवंटित करना, ये सारे कार्य फंक्शन 1 के थ्रू होता है। फंक्शन 2 में है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट।
प्रोसेसर मैनेजमेंट में कैसे हम जॉब को शेड्यूल करते हैं, सीपीयू के टाइम को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा फंक्शन है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में कितने इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे सिस्टम में अटैच्ड हैं, इनका ट्रैफिक को कंट्रोल करना, इनपुट से डेटा लेना, आउटपुट से डेटा बाहर देना, ये सारी चीज़ें फंक्शन 3 के अनुरूप की जाती है। फंक्शन 4 में फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। फाइल मैनेजमेंट को, फाइल को कैसे एक्सेस करना है, फाइल का लोकेशन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में होता है। अब हम एक एक करके इन सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी प्रबंधन प्राथमिक मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेन मेमोरी भी कहा जाता है, सीपीयू के लिए सीधी पहुंच भंडारण प्रदान करता है। निष्पादित करने के लिए प्रक्रियाओं को मुख्य मेमोरी में होना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ये तय करती हैं कि मेन मेमोरी में प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। तय करना होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया को मेमोरी में कब लोड करना है। तय करना होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया को कितना मेमोरी स्थान आवंटित करना है। यह भी तय ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि किसी प्रक्रिया को मेमोरी से कब हटाया जाना चाहिए। जो मैकेनिज्म इस प्रक्रिया के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनका कार्य ये होता है कि सबसे पहले उपयोग में आने वाली मेमोरी को ट्रैक करें, फ्री मेमोरी को ट्रैक करें, मेमोरी स्पेस को सुरक्षित रखें, प्रक्रियाओं के लिए स्थान आवंटित करें, हटाएं, स्वैप प्रक्रिया, मेमोरी डिस्क, ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म में होती है। मेमोरी प्रबंधन फंक्शन का चरण चित्र में दिखाया गया है और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि मेमोरी के सभी खाली स्थानों की खोज कर सूचीबद्ध किया जाता है। उसके अनुसार कौन सी प्रक्रिया किस मेमोरी में मिलती है, कब और कितना लोकेशन उसे प्रदान किया गया है, ये सारा कुछ हम मेमोरी मैनेजमेंट में करते हैं। दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसे प्रोसेसर प्रबंधन भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार की गतिविधियों का प्रबंधन करता है। उपयोगकर्ता कार्यक्रम, सिस्टम प्रोग्राम, प्रिंटर, स्पूलर, सर्वर, फाइल सर्वर एटसेट्रा प्रत्येक एक प्रक्रिया में संपुटित है। एक प्रक्रिया के संपूर्ण निष्पादन संदर्भ शामिल होता है। एक प्रक्रिया एक प्रोग्राम नहीं है। एक प्रक्रिया किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय उसका एक उदाहरण है। कई प्रक्रिया एक ही प्रोग्राम चला सकती हैं। प्रक्रिया बनाना, हटाना, निलंबित करना, फिर से शुरू करना, शेड्यूल करना, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। अंतर प्रक्रिया संचार और सिंक्रोनाइजेशन का समर्थन, ये डेडलॉक को हटाना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैनेजमेंट में आती हैं, जिसका हम इस चित्र से हम देख सकते हैं कि प्रोसेसर को ये पता लगाना होता है कि प्रोसेस की स्थिति क्या है। उसके बाद उस प्रोसेस को चुनना होता है, उस प्रोसेस की प्रक्रिया चुननी होती है और उसे उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज तक पहुंचाया जाता है। उस रिसोर्सेज को हम इनपुट आउटपुट भी कह सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम सीपीयू का टाइम भी कह सकते हैं। इन सभी चीज़ों का प्रबंधन प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। तीसरा है डिवाइस प्रबंधन। डिस्क क्या है? एक वर्चुअल हार्डवेयर जो फाइल सिस्टम के नीचे स्थित होता है। सभी उपयोगकर्ता प्रोग्राम और डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम, संपूर्ण ओएस को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त स्पेस प्रदान करता है। हमेशा सिस्टम विफलताओं से उबरने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से डिस्क स्थान को निम्न स्तर पर प्रबंधित करता है, जैसे कि प्रयुक्त स्थानों एवं अप्रयुक्त स्थान का डेटा रखना। डिस्क ऑपरेटरों के शेड्यूलिंग द्वारा निम्न स्तरीय डिस्क फंक्शंस को संभालना। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे कौन सी प्रक्रिया के अनुसार डिस्क में कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन से डिवाइस होंगे, कितने डिवाइसेस की उसे आवश्यकता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहाँ होगा, ये सब कुछ डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। फाइल सिस्टम प्रबंधन, ये हमारा चौथा फंक्शन है। डिस्क दीर्घकालीन भंडारण प्रदान करते हैं, लेकिन सीधे उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। फाइल सिस्टम फाइलों और फाइलों पर विभिन्न संचालन प्रदान करता है। फाइल एक दीर्घकालीन भंडारण इकाई है, वर्तमान जानकारी का एक नामित संग्रह है जिसे पढ़ा या लिखा जा सकता है। एक फाइल सिस्टम निर्देशिकाओं का समर्थन करता है, जिसमें फाइलों और अन्य निर्देशिकाओं का नाम, आकार, निर्मित डेटा, अंतिम बार संशोधित डेटा, इसका ओनर कौन है, सभी कुछ इसमें शामिल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फाइलें एवं डायरेक्टरीज को बनाना, डिलीट करना, फाइलों एवं डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करना, जैसे कि रीड, राइट, एक्सटेंड करना, रीनेम करना, कॉपी करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी सुविधाएं फाइल मैनेजमेंट में होती है। सामान्य उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि बैकअप, अकाउंटिंग, ये सारी सुविधाएं भी फाइल मैनेजमेंट में होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि सभी फाइलों के लिए निम्नलिखित कुछ हमें रिकॉर्ड तैयार करना होता है। उस फाइल का स्थान क्या है, आकार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उपयोग क्या है, किस स्थिति में वो फाइल है, स्थिति मतलब स्टेटस फाइल का। ये सारी चीज़ें हमारी फाइल मैनेजमेंट में की जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का
प्रमुख लक्ष्य। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। पहला, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करें ताकि इसके थ्रूपुट को अधिकतम किया जा सके। दूसरा लक्ष्य, कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल कंप्यूटिंग वातावरण बनाएं। जब कंप्यूटर की शक्ति चालू होती है तो पहला प्रोग्राम जो चलता है वह आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित निर्देशों का एक सेट होता है जो सिस्टम हार्डवेयर की जांच करता है कि हमारे सभी हार्डवेयर डिवाइस सिस्टम से काम करते हैं या नहीं। यह त्रुटियों के लिए हमारे सीपीयू मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट की जांच करेगा और परिणाम को एक विशेष मेमोरी स्थान में संग्रहित करेगा। इसे पावर सेल्फ टेस्ट पोस्ट के रूप में जाना जाता है। एक बार पोस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर रोम में लोड कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर यानी कि फर्मवेयर हमारे कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव को सक्रिय करना शुरू कर देगा। जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव को सक्रिय करता है तो उसे सिस्टम प्रोग्राम का पहला भाग बूटस्ट्रैप लोडर मिलता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर एक छोटा प्रोग्राम है जिसका एकमात्र कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना है और इसे ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति देता है। बूटस्ट्रैप लोडर छोटे ड्राइव प्रोग्राम सेट करता है जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर उप प्रणाली को नियंत्रित करने के साथ इंटरफेस करता है। यह मेमोरी के डिवीजनों को स्थापित करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता की जानकारी और अनुप्रयोगों को रखता है। यह डेटा संरचनाएं स्थापित करता है जो सिग्नल, फ्लैग और सीमाफोर को धारण करता है जिनका उपयोग कंप्यूटर के उप प्रणालियों और अनुप्रयोगों के भीतर और बीच संचार करने के लिए किया जाता है। अतः यह कंप्यूटर का नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं इस प्रकार हैं। बुनियादी इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए, सिस्टम संसाधन आवंटित करने के लिए, उपकरण विफलता का पता लगाने के लिए, भंडारण स्थान का प्रबंधन करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए एवं उसकी उपयोगिताओं के लिए। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता का दृश्य कैसा होता है? फंक्शनैलिटी व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू आर्किटेक्चर, कीबोर्ड, डिस्क आदि जैसे हार्डवेयर विवरण को संभालने के लिए कंप्यूटर के विभिन्न भागों की कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न कार्यों के लिए संसाधनों का आवंटन और प्रबंधन करना, जानकारी संग्रहित करने के लिए अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए संग्रहित जानकारी की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे देखते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसका उपयोग डेवलपर्स द्वारा अपने प्रोग्राम को विभिन्न हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म और वातावरण में चलाने के लिए किया जाता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। वस्तु उन्मुख डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, मल्टी थ्रेडिंग, वितरित ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस भी इसे कहा जाता है, सममित मल्टी प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं हम पहले देख लेते हैं, तब हम इसके स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। पहले भी हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन सर्विसेज क्या होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के निष्पादन के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। यह प्रोग्रामों और उन प्रोग्रामों के उपयोगकर्ताओं को कुछ सेवाएं प्रदान करता है। प्रदान की गई विशिष्ट सेवाएं एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से भिन्न होती है, लेकिन हम सामान्य वर्गों की पहचान कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं प्रोग्रामर की सुविधा के लिए प्रोग्रामिंग कार्य को आसान बनाने के लिए प्रदान की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं का एक सेट ऐसा कार्य प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सहायक होता है। प्रयोक्ता इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या है? लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस होता है। यह इंटरफेस कई रूप ले सकता है। एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो टेक्स्ट कमांड और उन्हें दर्ज करने के लिए एक विधि का उपयोग करता है। मान लीजिए कमांड दर्ज करने के लिए और संपादित करने की अनुमति देने वाला एक प्रोग्राम है। दूसरा एक बैच इंटरफेस है जिसमें उन कमांड को नियंत्रित करने के लिए कमांड और निर्देश फाइलों में दर्ज किए जाते हैं और उन फाइलों को निष्पादित किया जाता है। आमतौर पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। यह इंटरफेस एक सिस्टम है जिसमें इनपुट आउटपुट को निर्देशित करने, मेन्यू से चुनने और चयन करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस और टेक्स्ट दर्ज करने के लिए एक कीबोर्ड है। कुछ प्रणालियां इनमें से 2 या 3 विविधताएं प्रदान करती हैं। कार्यक्रम
क्रियान्वय, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में सिस्टम को किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने और उस प्रोग्राम को चलाने में सक्षम होना चाहिए। प्रोग्राम को सामान्य और असामान्य रूप से अपना निष्पादन समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इनपुट आउटपुट संचालन, एक रनिंग प्रोग्राम के लिए इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें एक फाइल या इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल हो सकती है। विशिष्ट उपकरणों के लिए विशिष्ट कार्यों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीडी या डीवीडी ड्राइव पर रिकॉर्डिंग करना या सीआरटी स्क्रीन को खाली रखना। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के दायरे में आती है। दक्षता और सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर इनपुट आउटपुट उपकरणों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट आउटपुट करने के लिए एक साधन प्रदान करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम विशेष रूप का है। इसमें जाहिर है प्रोग्राम को फाइलों और निर्देशिकाओं को पढ़ने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है, उन्हें नाम से बनाने और हटाने, दी गई फाइल को खोज करने और फाइल जानकारी सूचीबद्ध करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि सीडी या डीवीडी। अंत में कुछ कार्यक्रमों में फाइल स्वामित्व के आधार पर फाइलों या निर्देशिकाओं तक पहुंच की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए अनुमति प्रबंध शामिल होता है। कम्युनिकेशन, संचार, ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। ऐसा संचार उन प्रक्रियाओं के बीच हो सकता है जो एक ही कंप्यूटर पर निष्पादित हो रही हैं, या उन प्रक्रियाओं के बीच हो सकती है जो कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा एक साथ बने विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम पर निष्पादित हो रही है। संचार को साझा मेमोरी के माध्यम से या संदेश पासिंग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है, जिसमें सूचना के पैकेट को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रतिक्रियाओं के बीच ले जाया जाता है। एरर डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम को संभावित त्रुटियों के प्रति लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता है। सीपीयू और मेमोरी हार्डवेयर में त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे मेमोरी त्रुटि या पावर विफलता। इनपुट आउटपुट डिवाइस में जैसे टेप पर समता त्रुटि, नेटवर्क पर कनेक्शन विफलता या प्रिंटर में कागज की कमी। और उपयोगकर्ता प्रोग्राम में जैसे कि अंकगणितीय अतिप्रवाह, अवैध मेमोरी स्थान तक पहुंचने का प्रयास या सीपीयू समय का बहुत अधिक उपयोग करना। प्रत्येक प्रकार की त्रुटि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सही और सुसंगत कंप्यूटिंग सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। डीबगिंग सुविधाएं सिस्टम का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता और प्रोग्रामर की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस का एक और सेट उपयोगकर्ता की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भी मौजूद है। एकाधिक उपयोगकर्ताओं वाले सिस्टम उपयोगकर्ताओं के बीच कंप्यूटर संसाधनों को साझा करके दक्षता हासिल कर सकते हैं। संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन जिसे हम कहते हैं, जब एक ही समय में कई उपयोगकर्ता या कई कार्य चल रहे हों तो उसमें प्रत्येक और संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई अलग अलग प्रकार के संसाधनों को प्रबंधन किया जाता है, कुछ जैसे सीपीयू साइकिल, मुख्य मेमोरी और फाइल भंडारण में विशेष आवंटन कोड हो सकता है, जबकि अन्य जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में बहुत अधिक सामान्य अनुरोध और रिलीज कोड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह निर्धारित करने में कि सीपीयू का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग रूटीन होते हैं जो सीपीयू की गति, निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या को ध्यान में रखते हैं। उपलब्ध रजिस्टर और अन्य कारक प्रिंटर, मॉडेम, यूएसबी स्टोरेज ड्राइव और अन्य परिधीय उपकरणों को आवंटित करने के लिए रूटीन भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग, हम इस बात पर नज़र रखना चाहते हैं कि कौन से उपयोगकर्ता कितना और किस प्रकार के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस रिकॉर्ड कीपिंग का उपयोग लेखांकन के लिए किया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ताओं को बिल दिया जा सके, या केवल उपयोग के आंकड़े जमा करने के लिए भी किया जा सकता है। उपयोग आंकड़े उन शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं जो कंप्यूटिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को पुनः कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण और सुरक्षा। बहु उपयोगकर्ता या नेटवर्क वाले कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी के ओनर उस जानकारी के उपयोग को नियंत्रित करना चाह सकते हैं। जब कई अलग अलग प्रक्रियाएं एवं साथ में निष्पादित होती हैं तो एक प्रक्रिया के लिए दूसरों के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हस्तक्षेप करना संभव नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सिस्टम संसाधनों तक सभी पहुंच नियंत्रित है। बाहरी लोगों से सिस्टम की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रत्येक उपयोगकर्ता को सिस्टम संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आमतौर पर पासवर्ड के माध्यम से सिस्टम में खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता से शुरू होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन और कार्यान्वयन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन और उसका इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन गोल, किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने में पहली समस्या लक्ष्यों और विशिष्टताओं को परिभाषित करना है। उच्चतम स्तर पर सिस्टम का डिज़ाइन हार्डवेयर और सिस्टम के प्रकार से प्रभावित होगा, जैसे कि बैच, साझा समय, एकल उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता वितरित, रियल टाइम या जनरल पर्पस। इन उच्चतम डिज़ाइन स्तर से परे आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि आवश्यकताओं को दो बुनियादी समूहों में विभाजित किया जा सकता है: उपयोगकर्ता लक्ष्य और सिस्टम लक्ष्य। एक उपयोगकर्ता के गोल्स क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने के नज़रिया उनका क्या होगा, वैसे ही एक सिस्टम के तौर पे जो उस सिस्टम को बनाएगा उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रति कैसा नज़रिया या गोल होना चाहिए। उपयोगकर्ता किसी सिस्टम में कुछ स्पष्ट गुणों की इच्छा रखते हैं। सिस्टम उपयोग में सुविधाजनक हो, सीखने और उपयोग में आसान हो, विश्वसनीय हो, सुरक्षित हो और तेज होना चाहिए। सिस्टम लक्ष्य में आवश्यकताओं का एक समान सेट उन लोगों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें सिस्टम को डिज़ाइन करना, बनाना, बनाए रखना और संचालित करना होता है। सिस्टम को डिज़ाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना आसान होना चाहिए। यह विश्वसनीय, त्रुटि रहित और कुशल होना चाहिए। मैकेनिज्म एंड पॉलिसीज, यंत्र रचना और नीतियाँ। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नीति को यंत्र रचना से अलग करता है। यंत्र रचना यह निर्धारित करते हैं कि कुछ कैसे करना है, कार्य को कैसे निर्धारित करना है। नीतियाँ तय करती हैं कि क्या किया जाए। मैकेनिज्म और पॉलिसी को यहाँ पे यह बताया गया है। मैकेनिज्म यानी यंत्र रचना, यह निर्धारित करते हैं कि कुछ कैसे करना है, एवं जो पॉलिसीज़ हैं जिसे हम नीतियाँ कहती हैं, ये तय करती हैं कि क्या किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, टाइमर निर्माण सीपीयू सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्र रचना है, लेकिन यह तय करना कि किसी विशेष उपयोगकर्ता के लिए टाइमर कितनी देर के लिए सेट किया जाना है एक नीतिगत निर्णय है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नीति और यंत्र रचना का पृथक्करण, सेपरेशन महत्वपूर्ण है। सबसे खराब स्थिति में नीति में बदलाव के लिए अंतर्निहित यंत्र रचने में बदलाव की आवश्यकता होती है। नीति में बदलाव के प्रति असंवेदनशील एवं सामान्य यंत्र रचना अधिक वांछनीय होगा। नीति में बदलाव के लिए सिस्टम के केवल कुछ मापदंडों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता देने के लिए एक यंत्र रचना पर विचार करना। यदि यंत्र रचना को नीति के उचित रूप में अलग किया जाता है तो इसका उपयोग नीति निर्णय का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है कि इनपुट आउटपुट सघन कार्यक्रम को सीपीयू गहन कार्यक्रम पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए या विपरीत नीति का समर्थन करना चाहिए। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं और विशेषताएं एवं उनके कार्य को जाना है। इस नॉलेज के साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इवैल्यूएशन संबंधित डिटेल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।